नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है। कर्फ्यू किसी व्यवस्था के बिगड़ने से पहले जो प्रिवेंशन होता है, उपचार होता है कि वह दुर्व्यवस्था आगे बढ़े ना, तो उस दुर्व्यवस्था को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे औरंगजेब पर मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर नागपुर तक औरंगजेब की बातें हो रही है। आखिर में नागपुर और दिल्ली में औरंगजेब का मामला क्या है, आखिर में यह कर्फ्यू लगाने की स्थिति क्यों आती हुई नजर आ रही है, इन पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। और इसमें साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसको हम इतिहास से जोड़कर कैसे देख सकते हैं। वीडियो सेशन को प्रारंभ करेंगे, इसके टाइटल को समझेंगे, चर्चा के बिंदु क्या होंगे उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लाभ उठा सकें। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए आगे बात करते हैं। औरंगजेब और नागपुर हिंसा कैसे संबंधित है, कैसे लगता है कर्फ्यू। औरंगजेब और नागपुर हिंसा कैसे संबंधित है, कैसे लगता है कर्फ्यू। चर्चा के विषय में हम बात करेंगे कि खबर क्या होता है कर्फ्यू, धारा 163 में इसके लिए क्या प्रावधान है, औरंगजेब के विषय में जानेंगे और औरंगजेब की नीतियों को जानेंगे। आइए खबर को जानते हैं। तो नागपुर के मध्य क्षेत्र में सोमवार रात को बहुत हिंसक झड़पें देखने को मिलती है। कारण बताया जाता है कुरान के कथित अपमान की अफवाहें फैलती है। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर और तनाव बढ़ जाता है। नागपुर प्रशासन द्वारा कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत यह कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ये है कारण और खबर। कर्फ्यू क्या होता है कर्फ्यू। कर्फ्यू एक निवारक उपाय सरकार द्वारा एक निश्चित समय के लिए सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर न जाने का आदेश देती है। कर्फ्यू क्या है, एक निवारक उपाय है कि कोई भी अगर झड़प है, हिंसा का रूप न ले। अगर प्रशासन को ऐसा लगता है कि यह जो छोटी छोटी घटनाएं हैं यह बड़ी घटना का रूप ले लेती है, तो उस क्षेत्र विशेष में प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और कर्फ्यू में यह आदेश होता है कि अमुक अमुक क्षेत्र विशेष पर आप न जाइए, अपने घरों में रहिए। संविधान या किसी कानून में इसका जिक्र नहीं है। जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध शक्तियों के रूप में किया जाता है। कर्फ्यू कैसे लगाया जाता है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है IPC की धारा 1973 की धारा 144 के तहत जो कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के तहत निवारक उपाय कानून के तहत इसको लगाया जाता है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 इसका नाम दे दिया गया है। जब से यह BNSS 2023 में आया तब से इसका नाम इस तरह की शक्तियां धारा 163 के तहत प्रावधानित कर दी गई। जानते हैं कि 163 में धारा 163 में इसके लिए क्या प्रावधान है। तो अधिकृत मजिस्ट्रेट मतलब जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं या अनुमंडल मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार ने विशेष रूप से अधिकृत किया हो। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किए गए जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट होते हैं या अनुमंडल मजिस्ट्रेट होते हैं या जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, वह BNSS भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत कर्फ्यू लगाने के लिए उनको शक्ति दे दी गई है। या इसको जारी करने की शर्त क्या होती है। जब मजिस्ट्रेट को यह लगने लगता है कि त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, हानि को रोकना और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। किसी हानि को रोकने के लिए, हानि क्या होगी, सरकारी जनधन की हानि, सरकारी धन की हानि, जन की हानि, इसको रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है तो कर्फ्यू लगाया जाता है। आदेश का विवरण, आदेश लिखित रूप से होना चाहिए। मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मौखिक रूप से आदेश दे दिया गया कि प्रशासन के द्वारा कि यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाए। नहीं, लिखित रूप से दीजिए, उसमें स्पष्ट कारण बताइए, तब कर्फ्यू लगाया जा सकता है। क्यों लागू किया जाता है। वैध रूप से कार्यरत व्यक्ति को अवरोध, उपद्रव या क्षति से बचाने हेतु मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे से बचाने के लिए, सार्वजनिक शांति भंग, दंगा या झगड़े को रोकने के लिए यह कर्फ्यू क्यों लागू किया जाता है, क्यों लगाया जाता है कि वैध रूप से कार्यरत व्यक्ति को अवरोध कोई न हो, उपद्रव या क्षति से बचाने के लिए, सार्वजनिक शांति भंग होने की दशा में दंगा या झगड़े को रोकने के लिए कर्फ्यू को लगाया जाता है। धारा 163 में क्या प्रावधान है। जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 है
उसमें और क्या प्रावधान है कि आदेश का दायरा आदेश निम्नलिखित को जारी किया जा सकता है किसी विशेष व्यक्ति को। यह जो आदेश का दायरा है यह निम्नलिखित किसी विशेष व्यक्ति को जारी किया जा सकता है और निवासियों को जारी किया जा सकता है और किसी सार्वजनिक स्थान पर आने जाने वाले आम लोगों को जारी किया जा सकता है। जो कर्फ्यू होती है उसकी अधिकतम वैधता 2 महीने तक यह प्रभावी रहता है। सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इसका विस्तार भी किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार आवश्यक हो तो राज्य सरकार आदेश को बढ़ा सकती है। अधिकतम 6 महीने तक किया जा सकता है। विस्तार का उल्लेख अधिसूचना में किया जाएगा। जो विस्तार होगा उसका उल्लेख अधिसूचना में किया जाएगा। और ये तो रहा पूरा मामला कि कर्फ्यू क्यों लगा, कर्फ्यू कौन लगाता है, इसके लिए हमारे बीएनएसएस की धारा में क्या है, नए भारतीय दंड संहिता में किस धारा के तहत इसका प्रावधान किया गया है, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्यों लगाया जाना चाहिए, अधिकतम वैधता कितनी होनी चाहिए और कहाँ लगाया जाता है, इसके बारे में हमने जाना। अब जिसको लेकर औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो हम जानते हैं कि औरंगजेब कौन है। तो औरंगजेब के विषय में जानेंगे तो उपाधि औरंगजेब आलमगीर, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। सत्ता 1658 में इसको मिलती है। हिंदुओं का यह सफाया करता है उत्तराधिकार युद्ध में भाइयों द्वारा सिकोह सूजा, मुराद को हराकर सिंहासन पर यह कब्जा कर लेता है। औरंगजेब के शासन का विभाजन शासन के 2 चरणों में करके देखा जा सकता है। पहले चरण की अगर बात करें तो 1658 से 1681, 1658 से 1681 के बीच में दिल्ली में रहकर उत्तर भारत पर शासन करता है। यह दक्कन का नियंत्रण अपने राज्यपालों को सौंप देता है। औरंगजेब के अगर शासन के विभाजन के दूसरे चरण की बात करें 1681 से 1707 के बारे में बात करें तो इसका जो पुत्र होता है अकबर द्वितीय के विद्रोह के कारण दक्कन चले गए, दोबारा कभी दिल्ली नहीं लौटा। 1707 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की नीतियों की अगर बात करें तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी वह कठोर सुन्नी इस्लाम का पालन करने वाली थी। इस्लामिक कानून को लागू किया और रूढ़िवादी विद्वानों को बढ़ावा दिया। इस्लामी कानूनों को लागू करता है और जो रूढ़िवादी विद्वान है उनको बढ़ावा यह देती है। धार्मिक नीतियों पर ही बात करना उचित है क्योंकि धर्म से ही जोड़कर इसे देखा जा सकता है। जजिया कर का पुनर्रूपण करता है, मतलब पुनः जजिया कर लगाता है। 1679 में जजिया कर फिर से लगाया गया। हिंदुओं और अन्य गैर मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं और गैर मुसलमान ऐसे लोग जो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे या किसी और धर्म को पालित करने वाले लोग थे, उन पर जजिया टैक्स लगा दिया जाता है। धार्मिक उत्पीड़न, गुरु तेग बहादुर का वध करवाता है। सिखों ने विद्रोह किया, मंदिरों का यह विध्वंस कराया। काशी विश्वनाथ और केशव राय मंदिर सहित कई हिंदू मंदिरों को इसने नष्ट करवाया। औरंगजेब की जो दक्कन नीति थी, दक्कन सल्तनतों पर कब्जा किया। दक्कन सल्तनतों में बीजापुर और गोलकुंडा आते हैं, इस पर यह कब्जा करता है। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा करता है। मराठों का प्रतिरोध होता है। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी ने औरंगजेब की नीतियों का कड़ा विरोध किया। आर्थिक संकट भी इसके समय आता है। दक्कन युद्धों में भारी खर्च हुआ जिससे मुगल खजाना खाली हो गया था। ये रहा औरंगजेब। औरंगजेब की जो नीतियां थी वह आज के लिहाज से या उस समय के लिहाज से धार्मिक कट्टरवाद पर निर्भर ही थी। औरंगजेब का विरोध हो रहा है, उसकी कब्र खोद कर देखा जा रहा है कि कब्र के नीचे क्या है। यह पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। आप टीवी चैनलों पर चारों तरफ इस तरह को देख सकते हैं, इस तरह के डिबेट को देख सकते हैं। हमारी यह जो कक्षा है इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि यह चर्चा में है, इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमने जाना नागपुर में देखा कि नागपुर के मध्य क्षेत्र में कई जगहों पर झड़पें हुई, वहां पर कर्फ्यू कई क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा लगा दिया गया। तो हम देखें कि नागपुर में जो कर्फ्यू लगाने और झड़प की घटना हुई वह किस कारण से हुई, उस कारण को हमने समझा और उस कारण के पीछे जो औरंगजेब था, औरंगजेब की कब्र को खोदने के पीछे की जो बातें थी, तो औरंगजेब कौन था, आखिर उसकी कब्र को क्यों खोदा जा रहा है। तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी जिसको लेकर यह चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में हमने जाना। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे 11 क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।